नमस्कार। आप जरा कृपा करके हमारे सुधी दर्शक देखें कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कल काफी देर तक लोगों ने बताया कि आवाज नहीं आ रही है। कोई अगर सुन रहा हो तो कृपा करके बताए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हाँ, आप दिखाई तो दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट मैं इसमें देख लूं। आप जरा नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि आपको हमारी आवाज पहुंच रही है। कल आरुषि हेमराज हत्याकांड में मैंने अंतिम में यह बताया था कि किस तरह से इस हत्याकांड की 3 विवेचनाएं, एक जिला पुलिस नोएडा पुलिस की, दूसरी टीम की श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में, तीसरी श्री जावेद अहमद साहब के नेतृत्व में तीसरी विवेचना के बाद क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट मानने से मना कर दिया और यह कहा कि इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं, हम ट्रायल करेंगे। ट्रायल के बाद आरुषि हत्याकांड में राजेश और नूपुर तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद 12 अक्टूबर 2017 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह कहा कि राजेश तलवार के विरुद्ध कोई चेन ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी एविडेंस तो हैं लेकिन चेन ऑफ एविडेंस नहीं है, कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात कोर्ट ने कही और उसके बाद उन दोनों को बरी कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को सीबीआई ने 8 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद का इसका स्टेटस जानकारी में नहीं है कि इसकी कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई। अब सारी विवेचनाएं समाप्त हो गईं और अदालत का भी आदेश आ गया। अदालत के इस आदेश के अगेंस्ट सीबीआई कोर्ट भी चली गई। आज की घटना मतलब नूपुर और हेमराज की हत्या के संबंध में पिछले 2 दिन से जितना मैं आपको बता रहा हूं, जो फैक्चुअल चीजें जो मेरे सामने आई थी वो मैंने बताई थी और अब उसके विश्लेषण का समय आया है। आज ये अंतिम पार्ट है, चाहे जितना समय लगे आज इसको समाप्त ही करूंगा मैं इस एपिसोड में ही, तीसरे पार्ट को। मैंने आपको इस विवेचना से संबंधित सारे फैक्ट्स बता दिए और पिछले 3 महीने से आप अगर कमेंट्स देखें, हमारे सुधी श्रोताओं के कमेंट अगर देखें, हमारे किस्सा कोई परिवार के लोगों के कमेंट्स देखें, तो वो हर बार यही पूछते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या थी। दूसरा, अगर आप इसकी विवेचना करते या कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको फैक्ट्स के बारे में बहुत जानकारी न हो, वो अगर इसकी विवेचना शुरू करता तो उसकी फाइंडिंग क्या होती। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीबीआई की दोनों टीमों ने हत्या के पीछे अलग अलग कारण बताए हैं। श्री अरुण कुमार साहब की टीम ने बताया कि कृष्णा ने बदला लेने की नीयत से कृष्णा, विजय और राजकुमार ने मिलकर आरुषि के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हेमराज ने इसका विरोध किया तो उसकी भी हत्या इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर कर दी। ये भी बताया कि हत्या में जो प्रयुक्त हुआ जो हथियार वो खुखरी जैसा होना चाहिए। जावेद अहमद साहब की टीम ने कहा कि हेमराज और आरुषि के संबंध हो गए थे और इन्हीं संबंधों के कारण तलवार दंपति ने
हेमराज को जानबूझकर मारा और दोबारा चलाई गई उस स्टिक से, जिसका जिक्र जावेद अहमद साहब ने किया है आला कत्ल के रूप में, उनकी टीम ने किया है। दूसरी स्टिक उस पर मारते समय वो बीच से चूंकि हट गया था, उसे शायद वो अनकॉन्शियस हो गया था, वो आरुषि के सिर पर जा लगी, जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर दूसरी टीम का ऑब्जर्वेशन था कि फिर दोनों लोगों ने मिलकर, यानी तलवार दंपत्ति ने मिलकर सीन ऑफ क्राइम को बदला और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसके साथ हुए रेप की बात, बलात्कार की बात कहीं ना आए, चाहे वो पोस्टमार्टम में हो, चाहे किसी दूसरे कारण से उसकी बात ये कहीं आनी नहीं चाहिए कि उसके साथ रेप हुआ है। ये बात समझ में भी आती है, अपनी इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार, मृत्यु हो गई उसकी भले, लेकिन कम से कम इस तरह से उसके लिए लोग कीचड़ न उछालें। मेरे पुलिस के इतने लंबे सेवाकाल में इस तरह की घटनाएं सिर्फ 3 तरीके से, यानी इस तरह की हत्या की घटना कि सिर पर भारी चीज से चोट मारकर या गर्दन काटकर हत्या करने की सिर्फ 3 वजहें या 3 तरीके मेरे अपने इतने लंबे सेवाकाल में आई हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाओं में पहला तो ये कि घुमंतु प्रजाति की जो क्रिमिनल ट्राइब्स जिन्हें कहते हैं, घुमंतु प्रजाति के जो अपराधी हैं, बावरिया भी जिन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं, जिन्हें बाकी और तमाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये घर में घुसकर भारी किसी वस्तु से सिर में चोट मारकर घर में रहने वालों की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद ये सामान बटोर कर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आरुषि हेमराज हत्याकांड में कोई भी सामान छुआ भी नहीं गया, जबकि कैमरे के अलावा कुछ गहने, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वहां से ले जाए जा सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं छुआ गया। और अगर बावरिया घर में घुसते तो उस फ्लैट में 3 कमरे, एक में आरुषि, एक में हेमराज और बीच का लिविंग एरिया और बेडरूम जिसमें तलवार दंपति रहते थे, वो निश्चित रूप से राजेश और आरुषि के कमरे में घुसते, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा बर्ताव करते और उसके बाद जो कुछ उन्हें गहना, पैसा या महंगी चीज जो भी मिलती उसे लेकर चले जाते। तो इसलिए इस बात को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं कि बाहर से किसी घुमंतु प्रजाति के जो अपराधी होते हैं उनका कोई गैंग आया हो और उन लोगों ने इस तरह का कांड किया है। दूसरा कारण हो सकता है, सामान्य कारण इस तरह की घटनाओं में, वो ये कि डॉक्टर तलवार या लूपुर तलवार से किसी की निजी अदावट हो, किसी की व्यक्तिगत रंजिश हो, जो उसका यानी राजेश तलवार का या उसकी बेटी का नुकसान करने के उद्देश्य से उसने ये कांड किया हो। लेकिन इस तरह की कोई निजी अदावट, कोई प्रोफेशनल राइवलरी, किसी जमीन जायदाद का कोई झगड़ा किसी भी विवेचना में किसी के भी सामने नहीं आया। वो इसलिए जब भी कोई इस तरह की करेगा, सपोज करिए किसी ने उनसे बदला लेने के लिए कोई भाड़े के हत्यारे या हायर्ड क्रिमिनल्स उन्होंने किए कि ये काम कर दीजिए, मेरी इनसे रंजिश है, अदावट है, लेकिन किसी तरह की फोर्स्ड एंट्री से तीनों विवेचनाओं में जिला पुलिस, सीबीआई की पहली टीम और सीबीआई की दूसरी टीम ने किसी भी तरह के बाहरी इन्वेंशन या बाहरी इंटरवेंशन या किसी बाहरी व्यक्ति की फोर्स्ड एंट्री के बारे में किसी तरह के कोई साक्ष्य उनको नहीं मिले। अगर भाड़े का अपराधी होगा तो वो अपना काम करेगा और वहां से निकल जाएगा। अगर बावरिया या घुमंतु प्रजाति के क्रिमिनल ट्राइब्स का कोई गैंग होगा, वो भी अपना काम करके निकल जाएगा। किसी इस तरह के अपराधी को क्राइम सीन बदलने की कवायद वो क्यों करेगा?
अपना काम करेगा, निकल जाएगा। मैंने बताया ना कि इतने लंबे सेवा काल में बहुत प्रकार के, बहुत तरह की हत्याएं, बहुत तरह के अपराधों से मेरा सामना हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी बाहरी व्यक्ति ने, भाड़े के हत्यारे ने या बावरिया गैंग ने या किसी दूसरे कारण से आए हुए बाहर के व्यक्ति ने इस तरह का कांड किया हो, इस तरह की हत्या की हो या इस तरह का अपराध किया हो और इत्मीनान से उसने चादर बदली हो, तकिया बदला हो, कपड़े बदले हों, कमरे के सामान को रीअरेंज किया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये तभी देखा गया जब घर वाला कोई व्यक्ति यानी कोई इनसाइडर इस तरह का अपराध करता है और इस अपराध को दूसरा रूप देने की कोशिश करता है। इसी किस्सा गोई की सीरीज में मैंने कम से कम 20 ऐसे अपराधों के बारे में बताया है जिसमें घर वालों ने हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की, मार दिया, फिर उसको अच्छी तरह से प्लान करके कहीं पर लटका दिया, रस्सी भी वही लगाई, पैर की जमीन से दूरी भी ऐसी रखी ताकि इसको कोई हत्या न समझे। दूसरा, हत्या का आरोप हमेशा घर वाले जब भी इस तरह का कोई काम करते हैं वो जानते हैं कि घर के भीतर किया गया क्राइम है और ऐसे में पुलिस उन पर शंका करेगी, तो वो दूसरों पर हत्या का दोष मढ़ने के लिए ये सब काम करते हैं। तीनों विवेचनाओं और अदालत के ट्रायल में यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी फोर्स्ड एंट्री या जबरदस्ती कोई उस घर में नहीं घुसा था। श्री अरुण कुमार साहब की सीबीआई टीम की बात अगर सच मानी जाए कि डॉक्टर तलवार के यहाँ काम करने वाले या डॉक्टर तलवार के यहाँ ये घटना उनके यहाँ काम करने वाले और अड़ोस पड़ोस के नौकरों ने मिलकर किया हो, तब भी यह बात किसी के समझ में नहीं आती कि अगर ये नौकर भी इस तरह का काम करेंगे तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो चद्दर बदलेंगे, सफेद रंग की चद्दर को ऊपर से उड़ाएंगे, वहां पर उसकी तकिया को बदलेंगे, घटनास्थल पर पड़े ब्लड को साफ करेंगे, क्या पड़ी है। और इतनी गंभीर घटना के बाद लोग वहां से भागने की जुगत में होते हैं, ये क्रिमिनल बिहेवियर है। इस तरह की आप बहुत ढेर सारी घटनाएं देखेंगे, कम समय में अपराध किया और भाग गए, लेकिन इत्मीनान से क्राइम सीन को ड्रेस्ड अप करने के लिए इतना समय लगाया गया। बाहर का अपराधी, अगर अरुण कुमार साहब की थ्योरी मान ली जाए कि 3 नौकरों ने मिलकर ये किया था, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे और उनकी हिम्मत ऐसे क्यों पड़ेगी जबकि बगल में तलवार दंपति सो रहे हैं। हेमराज को कमरे के बाहर ले जाने का भी मतलब इन नौकरों के, अगर इन लोगों द्वारा किया गया है तो समझ में नहीं आया है। हालांकि तकिए पर सिर्फ आरुषि के ब्लड स्टेन्स पाए गए, उस पर हेमराज का कोई ब्लड स्टेन नहीं पाया गया। मेरे कहने का कुल आशय कि इन दोनों तरीकों से, या अगर ये दोनों बातें होती घुमंतु प्रजातियों की या बाहर से आए किसी भाड़े के हत्यारे की या किसी दूसरे अपराधी की जिसकी पहले से नजर हो और उसने ये काम करने की सोच रखी हो, कॉलोनी का हो, कॉलोनी के बाहर का हो, आने जाने वाला हो, स्कूल से पीछा करने वाला हो, लेकिन वो ऐसा कोई इंट्रूडर, ऐसा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था जिसने जबरदस्ती घर में एंट्री की गई हो। अब रही बात सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट की। नोएडा पुलिस ने अपनी बात बता दी कि सब राजेश तलवार ही अपराधी हैं और उनकी पत्नी ने, नूपुर ने उनकी मदद की। अरुण कुमार साहब की टीम ने कहा कि ये वहां के 3 जो नौकर हैं, हेमराज सहित 4 हो गए, 3 नौकरों का काम था। बाद में हेमराज चूंकि यू टर्न कर लिया उसने, इसलिए इन लोगों ने मिलकर उसकी भी हत्या कर दी।
लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में बहुत सी चौंकाने वाली बातें हैं। आप अगर सिलसिलेवार उसको देखें, जिसके लिए कोर्ट ने यह कहा कि कोई चेन ऑफ एविडेंस नहीं है, या क्लोजर रिपोर्ट में लिखा गया कि यह साबित करने के लिए कि राजेश तलवार ने यह हत्या की है, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सबूत हैं लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि घटना होने के तुरंत बाद, यानी खुलने के, यानी पता लगने की कि आरुषि की हत्या हो गई है, पहला शब्द जो राजेश तलवार के मुंह से निकला वो ये कि देखो हेमराज ने क्या कर दिया। दूसरा ये कि जो भी पुलिस वाला वहां आया उससे यह कहा गया यहां समय बर्बाद मत करिए, आप जाके हेमराज को गिरफ्तार करने का प्रयास करिए। चौथा कि पुलिस वालों और पब्लिक यानी उनके आसपास पड़ोसियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि जो कोई भी इसे पकड़ कर लाएगा मैं उसे 25,000 रुपए इनाम दूंगा। ऐसी कौन सी बात थी, या इतना उनके दिमाग में किस तरह से वो इतना कंफर्म थे कि ये हेमराज ने ही किया होगा? कोई न कोई वजह जरूर होगी जो उनके दिमाग में सिर्फ हेमराज का ही नाम, सिर्फ हेमराज की ही बात, सिर्फ हेमराज द्वारा ही की गई ये घटना उनके दिमाग में कौंध रही थी। एक तो ये, इसका कारण जो समझ में आता है कि वो ये चाह रहे थे कि पुलिस यहां से हेमराज को ढूंढने के लिए निकल जाए, खासकर आईओ या जिनकी जिम्मेदारी है, बाहर के लोगों से क्या लेना देना, वो हेमराज के शव को ढूंढने का प्रयास या छत पर जाने का प्रयास न करें। ऐसा मेरा मानना है तमाम बयानों, तमाम सर्कमस्टांसेस, तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखने के बाद। दूसरा कारण कि जब जब छत की चाबी, छत के दरवाजे में लगे ताले की चाबी राजेश तलवार से मांगी गई, बहुत से लोग आए, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ऊपर भी खून के धब्बे हैं, लेकिन बिना देखे हुए, बिना ढूंढने का प्रयास किए हुए राजेश तलवार ने सबसे यही कहा कि नहीं मिल रही है। तीसरा, हेमराज का शव अगले दिन यानी 17 मई 2008 को छत का ताला तोड़ने के बाद जब बरामद हुआ और राजेश तलवार को हरिद्वार के रास्ते से वापस बुलाया पुलिस वालों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, तो उन्होंने हेमराज के शव को पहचानने से इनकार कर दिया। जबकि आपको ध्यान हो, रात में 9:40 के आसपास जब उमेश राजेश तलवार को ड्रॉप करके उनकी गाड़ी को पार्किंग स्लॉट में पार्क करने गया और उसके बाद उनका बैग और कार की चाबी लेकर आया, तो उस समय ये सारा सामान हेमराज ने ही उमेश से लिया था। और हेमराज ने ये देखा था कि माँ बेटी डाइनिंग टेबल पर हैं और राजेश तलवार निकलकर अपने बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे हैं। और वही कपड़ा, जो कपड़ा उसने उस दिन रात में 9, साढ़े 9 बजे के आसपास खाना उनको बनाते समय या खाना देते समय या घर में काम करते समय जो पहन रखा था, वही कपड़ा, उसी कपड़ों में उसका शव बरामद हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेश तलवार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मैंने आपको 2 कारण, ये उस दिन के और 17 तारीख की सुबह 10 बजे, 10:40 पे या 10:30 पे ये बॉडी रिकवर हुई थी, 11, साढ़े 11 बजे तक की बताई। अगली बात, डॉक्टर सुनील दोहरे ने सीबीआई को, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बातें क्लोजर रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। डॉक्टर सुनील दोहरे ने सीबीआई को दिए अपने बयान में बताया था कि जब वो लगभग 11:15 बजे पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो एक बॉडी मैरून, लाल या मैरून जो उन्होंने लिखाया है, चादर में सील की हुई पीएम हाउस के गेट के बाहर रखी हुई थी।
उन्होंने ये कहा कि मैं अपने फार्मासिस्ट जो उस दिन ड्यूटी पे था, त्यागी का इंतजार कर रहा था। मैंने उसको फोन किया था, उसने कहा रास्ते में हूं, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं उसी का इंतजार पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर कर रहा था और इसी बीच में डॉक्टर तलवार के भाई दिनेश उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि आपने MBBS कहाँ से किया है। डॉक्टर दोहरे ने अपने बयान में बताया कि मैंने उनको बताया कि मैंने एम्स से MBBS किया है। इस पर डॉक्टर दिनेश तलवार ने, राजेश तलवार के सगे भाई ने कहा कि मैं एम्स में ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र चिकित्सा विभाग में फैकल्टी था। फिर दिनेश तलवार ने पूछा कि क्या आप पोस्टमार्टम करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा जी, मेरी ड्यूटी लगी है और मैं ही पोस्टमार्टम कंडक्ट करूंगा। अपने बयान में उन्होंने लिखाया, डॉक्टर दोहरे ने, कि डॉक्टर दिनेश तलवार के साथ एक और डॉक्टर थे जिनका सरनेम वर्मा था। उन दोनों लोगों ने, डॉक्टर दिनेश तलवार ने और डॉक्टर वर्मा ने अपना अपना विजिटिंग कार्ड भी उस समय डॉक्टर सुनील दोहरे को दिया। बयान में उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में जब मैं पहुंचा तो पहले उसके पेपर्स, मतलब पुलिस के पेपर्स और बाकी पेपर्स चेक किए जाते हैं, पंचायतनामा उसमें है कि नहीं है, FIR किस तरह की है, और ब्रीफ केस वो जानना चाहते हैं। तो जब वो मैं पहुंचा वहां पर तो इसी बीच में डॉक्टर दिनेश तलवार अपना फोन लेकर आए और मुझसे कहा कि बात कर लीजिए। मैंने फोन जैसे ही बात की, उधर से किन्हीं डॉक्टर डोगरा की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपना परिचय दिया और मेरा परिचय पूछा, ये भी पूछा कहाँ के पास आउट हो, किस ईयर के पास आउट हो। ये सब पूछने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बॉडी के ब्लड सैंपल ले लीजिएगा। डॉक्टर डोगरा ने, जिन्होंने अपने को डॉक्टर डोगरा बताया था, और दिनेश तलवार ने ये बात टेलीफोन देकर डॉक्टर दोहरे से, सुनील दोहरे से कराई थी। इस पर डॉक्टर सुनील दोहरे ने कहा कि जो भी आवश्यक होगा मैं करूंगा, आप परेशान मत होइए। आगे अपने बयान में डॉक्टर सुनील दोहरे बताते हैं कि जब मैं पोस्टमार्टम करने वाले कमरे में घुसा तो वहां पहले से ही डॉक्टर दिनेश तलवार और उनके साथ के डॉक्टर मौजूद थे, जो डॉक्टर वर्मा थे। हालांकि डॉक्टर दोहरे ने अपने बयान में यह कहीं नहीं बताया कि डॉक्टर दिनेश तलवार उनसे किस तरह का फेवर चाहते थे या किस तरह की बात उन्होंने वहां की थी। इतना सब पूछने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन परिस्थितियां ऐसा बता रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मोटिव शायद यही रहा होगा कि शरीर से छेड़छाड़ के संबंध में उनकी क्या ओपिनियन है, ये उनसे जान ली जाए। या दूसरा ये कि पोस्टमार्टम, ये पहले से जान पहचान रहेगी, पोस्टमार्टम जल्दी कर देंगे और हम शव को जल्दी लेकर चले जाएंगे। चूंकि अपने बयान में डॉक्टर दिनेश तलवार ने किसी बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है या ऐसा जब भी होता है तो ये माना जाता है कि डॉक्टर दिनेश तलवार और उनका साथी डॉक्टर वर्मा वहां रहकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि ये बात समझ से परे है कि पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के समय पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर दिनेश तलवार और डॉक्टर वर्मा क्या कर रहे थे। अपने बयान में एक जगह और डॉक्टर दोहरे ने बताया है कि मेरे सामने ही उस बच्ची के जब पोस्टमार्टम के लिए रेडी करते हैं तो वो कपड़े निकाल के सील किए जाते हैं, वो कपड़े निकाले गए थे। और ये भी कहा कि जब मैं पहुंचा तो वो दोनों लोग पहले से पोस्टमार्टम के कक्ष में मौजूद थे। चलिए मान लिया कि उसकी सगी भतीजी थी, उनका कंसर्न रहा होगा और वो बीइंग ए डॉक्टर, खुद चूंकि डॉक्टर थे तो वो जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर
कैसे क्या इंटरप्रेट किया जाएगा इसके पोस्टमार्टम में, या फिर ये कि उनको पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ का पता पहले लग जाएगा और हम तब उसकी बॉडी को लेकर जाएंगे घर में। जब आरुषि के माता पिता पूछेंगे तो उनको मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है, ये मान लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होता है कि वो पोस्टमार्टम के कक्ष में जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां भी स्वयं मौजूद हों, क्योंकि डॉक्टर दोहरे के बयान में ये इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वो किस तरह का फेवर चाहते थे। डॉक्टर दोहरे ने सब बताया कि मुझसे इस डॉक्टर्स और सभी बड़े सीनियर डॉक्टर्स, इन सब से उन्होंने पोस्टमार्टम के कक्ष में इनसे बात कराई थी। अगला कारण कि पोस्टमार्टम समाप्त होने के तुरंत बाद शव को घर ले गए, थोड़ी देर तक उसे बर्फ की सिल्लियों में रखा, उसके बाद बहुत जल्दी लगभग 4 बजे ही बॉडी को लेकर वो क्रीमेटोरियम में पहुंच गए जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वो शुरुआती कारण हैं। बाद के कारण मैं और बताऊंगा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पे इंटरप्रेट किए गए हैं, लेकिन ये बेसिक कारण हैं जो शुरुआती दौर में राजेश तलवार ने किए, और ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि कुछ न कुछ छिपाने का प्रयास शुरुआती दौर से ही राजेश तलवार कर रहे थे। इन तीनों विवेचनाओं में नोएडा पुलिस ने घटना के 1 हफ्ते के भीतर और राजेश तलवार को हत्या का दोषी माना जाता था, और करीब 2.5 साल में सीबीआई ने तमाम फोरेंसिक, साइंटिफिक और विशेषज्ञ रिपोर्ट के बाद उनकी टीम ने भी राजेश तलवार को ही हत्या का दोषी माना था या मान रही थी। क्लोजर रिपोर्ट में वो राजेश तलवार के खिलाफ सारे सबूत उन्होंने दिए, लेकिन किन्हीं कारणों से राजेश तलवार को प्राइम सस्पेक्ट मानने के बाद भी क्लोजर रिपोर्ट अदालत में सबमिट कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा जो सारे साक्ष्य होने के बावजूद इसकी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई। 7 दिनों की विवेचना में जिला पुलिस ने जो तथ्य सामने रखे थे उन पर भी गौर किया जाना आवश्यक है। 23 मई 2008 को आईजी जोन मेरठ श्री गुरदर्शन सिंह की उपस्थिति में एसएसपी नोएडा ए सतीश गणेश साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वहां पर जब आरुषि हेमराज की हत्या का मोटिव पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया था कि डॉक्टर राजेश तलवार के संबंध उनके परम मित्र प्रफुल्ल दुर्रानी की पत्नी अनीता दुर्रानी से थे, और अपने पिता के इस अवैध संबंध की जानकारी आरुषि को थी। वो उसने इस बात को ऑब्जेक्ट भी किया और किसी समय कहा भी, जिसको लेकर राजेश तलवार आरुषि से कुछ नाराज रहते थे, और इसी बीच में राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक साथ देख लिया और उसकी हत्या कर डाली। 30 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने एक एडिशनल एविडेंस या इंपॉर्टेंट एविडेंस दाखिल किया। उन्होंने ये कहा कि हमने जो हार्ड डिस्क है इनके घर के कंप्यूटर की, डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर की, उसकी एनालिसिस की है, और उसमें मिले हुए कुछ ईमेल हम अदालत के संज्ञान में लाना चाहते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन शाम को ये विवेचना ट्रांसफर हो गई थी सीबीआई को। राजेश तलवार उस ईमेल के साथ उसको एडिशनल एविडेंस बताते समय ये कहा गया कि आरुषि से उसके पिता किसी बात पर नाराज थे, किसी काम से उसके नाराज थे, और आरुषि उस काम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि ईमेल अदालत में दाखिल किया गया
अदालत की प्रॉपर्टी थी। और इस ईमेल को जब बाहर ये आया तो उसमें कुछ नाम छिपाए गए विवेचना के लीक होने या विवेचना में बाधा होने के का कारण देकर, लेकिन उसका आशय उस मेल का किसी सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित रहा होगा, ऐसा मानना है। जिसकी अंतिम लाइन थी कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन एंड दैट काइंड टू नो हाउ यू आर फीलिंग। ये जिस है उस मेल का जो कोर्ट में सबमिट की गई। बहुत बाद में इसके तमाम अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले गए, लेकिन उस समय यही इंटरप्रिटेशन था, उस समय यही बात बताई गई। लेकिन इस बात के जैसे ही ये बात आई या ये बात कही गई, वैसे ही इस पर बहुत हाय तौबा मच गई कि नोएडा पुलिस बच्ची के चरित्र हनन का प्रयास कर रही है। और उस समय की केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने सार्वजनिक बयान देकर नोएडा पुलिस की बहुत जिसको कहते हैं बहुत नोएडा पुलिस को बहुत भला बुरा कहा था कि एक छोटी सी बच्ची के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, बजाय इसके कि सही विवेचना की जाए उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। 30 मई को यह साक्ष्य स्थानीय अदालत में प्रस्तुत किया गया और 31 मई को सीबीआई ने ये विवेचना अपने हाथ में ले ली। कहने का आशय ये, बहुत थोड़े समय में जिला पुलिस ने बिना किसी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के वही बात बताई जो 2.5 साल बाद सीबीआई की दो टीमों के विस्तृत इन्वेस्टिगेशन के बाद आई। इस पूरे घटनाक्रम में जो साक्ष्य इकट्ठा हुए, जो बयान दिए गए, इस संबंध में जितनी भी सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखकर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर यही घटना तलवार दंपति जैसे हाई प्रोफाइल परिवार की जगह किसी सामान्य परिवार में हुई होती, घटना स्थल वही होता। ये एक एजम्पशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये तलवार दंपति के साथ में होती, घटना स्थल वही होता, लोग वही होते, हत्या जिस तरह की गई वही कमोबेश वही होता। तो जो स्थानीय दरोगा, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला नहीं होता, जिला पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, और जिला पुलिस में भी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुराने दरोगा हैं, उन्हीं को इस तरह की विवेचना, पेचीदी विवेचना जिसे कहते हैं, टेढ़ी विवेचना जिसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड विवेचना जिसे कहते हैं, उनको दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना था कि सीबीआई ने इतने दिनों बाद जो काम किया, उनके सामने उनकी विवेचना को बहुत स्तर से लेंस लगाकर देखा जा रहा था। उसका छिद्रान्वेषण करने के बहुत सारे स्तर थे। तलवार दंपत की तरफ से देश के बड़े और भारी भरकम वकील थे जो पुलिस या विवेचना की छोटी छोटी बातों की अदालतों में धज्जियां उड़ाते थे। इसी को ध्यान में रख के सीबीआई ने बहुत फूंक फूंक कर विवेचना की, और अगर यही हमारे स्थानीय दरोगा ने किया होता तो जो चेन ऑफ एविडेंस की बात कही जा रही है, यानी कुछ स्थानों पर एविडेंस ब्रेक हो रही हैं, दरोगा जी ने ये एविडेंस भी पूरी कर दी होती और उसका ट्रायल भी सक्सेसफुली करा दिया होता। आप सोचें कि 98 से पहले जब नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सीसीटीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय सारे ट्रायल गवाहों के बयान पर होते थे। और उस समय की इसी तरह की अगर घटना रही होती तो दरोगा जी इसमें 3 गवाह निकाल कर दे देते। एक कि हाँ साहब, मैंने रात में इन लोगों को 4 बजे सफेद रंग की एक चादर में कुछ बंधा हुआ ले जाते हुए देखा था। सुबह 4 बजे पूछा जाता है ये कौन आदमी, उनका साहब ये दूध वाला है। या सवेरे चाय की दुकान खोल रहा था, जो सवेरे मॉर्निंग वॉकर्स जाते हैं उनके लिए चाय की, उसने देखा।
दूसरा गवाह ये बताता कि साहब इन्होंने जब ये लौट रहे थे तो इनके हाथ खाली थे। तीसरा गवाह और थोड़ा तेज लगाते उसमें दिमाग लगा के दरोगा जी कि साहब जब लौट रहे थे तो बिल्कुल मायूस थे, उनके चेहरे गिरे हुए थे, बहुत तेज तेज कदमों से चल रहे थे। कुछ इस तरह की बात ताकि ये साबित हो जाए कि घर से कोई सामान निकाल कर बाहर फेंका गया, और वो बाहर फेंका इसलिए कि ले जाते समय एक गवाह ने हाथ में सफेद रंग की गठरी देखी, लौटते समय दूसरे गवाह ने कहा खाली हाथ थे और बड़े बुझे बुझे से थे। इंटरप्रेट किया जाता कि इन्हीं लोगों ने अपनी बेटी की और हेमराज की हत्या करके उससे संबंधित सामान को बाहर फेंका था। लेकिन चूंकि विवेचना सीबीआई कर रही थी, सीबीआई इस तरह का कोई काम कर नहीं सकती। मैंने बताया कि उसके जो अलग अलग स्तर हैं विवेचना के, हर स्तर पर उसके हर काम के हर कदम की लेंस से तमाम लोग, चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, वकील हो, जुडिशरी हो, सब उसका छिद्रान्वेषण करते हैं। जो लोग हमारे पुलिस अधिकारी हैं, किस्सा कोई परिवार के सदस्य हैं, टिप्पणियां भी बहुत करते हैं, वो जानते होंगे कि एक बंद कमरे में ऐसी हत्या हो जाए, बहुत सी हुई होंगी, जिसका कोई चश्मदीद गवाह न हो। तो यही दरोगा जी उसकी कड़ियां से कड़ियां जोड़कर अदालत में चार्जशीट भेजकर उसको अंजाम तक भी पहुंचा देते हैं। जो छोटे मोटे गैप हैं, स्थानीय दरोगा कोई गवाह तैयार करके उसको ट्रायल के योग्य बना देता है। इस घटना में भी वही बात सामने आई कि इस फ्लैट में कुल 4 लोग थे। एक हिस्से में तलवार दंपत्ति, दूसरे में आरुषि और तीसरे में हेमराज। 2 का कत्ल हो गया। कोई चश्मदीद गवाह नहीं सिवा राजेश और नूपुर के, और राजेश और नूपुर जानबूझकर कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं, या उन्होंने नहीं बताया और जानबूझकर विवेचना में सहयोग नहीं किया, और विवेचना में पुलिस को बार बार गुमराह करते रहे। सीबीआई हर कड़ी को जोड़ने के लिए साक्ष्य ढूंढ रही थी। कुछ साक्ष्य की कड़ियां मिल भी गईं और कुछ नहीं मिली होंगी। संभव नहीं है बंद कमरे में हुई घटना की सभी कड़ियां मिल जाना, लेकिन सारी विवेचनाओं के दरमियान जितने साक्ष्य, जितने बयान, जितने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिले, उनसे स्पष्ट है, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ये आरुषि की हत्या डॉक्टर राजेश तलवार ने की और नूपुर तलवार ने साक्ष्य को मिटाने में राजेश तलवार की मदद की। अब बात यह आती है कि सीबीआई की दूसरी टीम ने फॉरेंसिक एविडेंस, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, गोल्फ क्लब, दूसरी ही टीम ने गोल्फ क्लब को आला कत्ल माना। उनका कहना था कि पहली चोट इसी से पहुंचाई गई और वही फैटल थी। दूसरी चोट यानी जो शार्प एज्ड ब्लेड से या सर्जिकल नाइफ से की गई थी, वो पोस्टमार्टम है, क्योंकि उससे सिर्फ लिक्विड रिसा था, उससे कोई और बात नहीं हुई थी, कोई उससे स्पॉल्टिंग ऑफ द ब्लड उससे नहीं निकला था। इससे यह माना कि यह बाद में काटा गया था। इन सब के बावजूद इतना स्पष्ट एविडेंस के साथ जो आयरन और जो गोल्फ क्लब का जो हैवी हिस्सा है, चोट के निशान उसी डायमेंशन के हैं, आरुषि के भी और हेमराज के भी, और दोनों इतनी बार इतनी तरह से साफ किए गए हैं कि बाकी के आयरन और गोल्फ क्लब से साफ और अलग दिखाई पड़ते हैं। मैंने पहले सबका जिक्र किया है कि ये इस तरह की एविडेंस हैं कि जिनको आप सुनेंगे या कोर्ट ने देखा होगा तो ये अकाट्य एविडेंस हैं, लेकिन फिर भी इतने साक्ष्यों के बावजूद जावेद अहमद साहब और उनकी टीम ने इसमें क्यों क्लोजर रिपोर्ट लगा दी,
ये मेरे समझ के परे है, किसी के भी समझ के परे होगा। रिपोर्ट में जिस आप रिपोर्ट देखिए, अगर रिपोर्ट आपको नेट पर मिल जाएगी, मैं बता भी दूंगा अभी कहां पर मिलेगी, जहां से मैंने भी देखा है। आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि शुरू में सारे साक्ष्य इकट्ठा किए गए और इनसे 90% से ज्यादा ये साबित करने में कोई कठिनाई नहीं कि राजेश तलवार ने यह हत्या की है। लेकिन अचानक अंत में आके 13 छोटे छोटे कारण देकर क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह कहा कि साहब इन चीजों का पता हमें नहीं लगा, इसलिए हमें इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगानी है। 33-34 साल के मेरे कार्यकाल में बहुत सी विवेचनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विवेचक ने सारे साक्ष्य इकट्ठा करके अभियुक्त के विरुद्ध लगभग चार्जशीट लगाने की तैयारी कर ली थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस तरह के अपराध को एसआर केसेस कहते हैं, विशेष अपराध पत्रावलियां कहते हैं। प्रत्येक माह ये अपने पहले सुपरवाइजरी लेवल डिप्टी एसपी, दूसरे एडिशनल एसपी या एसपी सिटी एसपी और तीसरा एसएसपी तक जाती हैं। जो नॉन केसेस हैं उसको देखकर किसी भी लेवल का अधिकारी ये जान जाता है कि अब इसने 10 पर्चे काट दिए हैं या 20 पर्चे काट दिए हैं, सब में ये चार्जशीट की ओर जा रहा है और बहुत ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 6 पर्चे और कुछ बयान लिखकर ये इसमें चार्जशीट लगा देगा। लेकिन अचानक अंतिम जो उसकी अंतिम माह की जो रिपोर्ट होगी, सीआर कहते हैं जिसे, कंटिन्यूएशन रिपोर्ट, मान लिया वो 8वीं है, 8वें महीने की है, 8वीं सीआर है, उसमें अचानक सुपरवाइजरी लेवल ये देखता है कि अपने दिए हुए साक्ष्य को ही झूठ साबित करने के लिए 2-4 एफिडेविट इकट्ठा करके लास्ट में वो कहता है कि चूंकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले इसलिए इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है। पुलिस के तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्लोजर रिपोर्ट का कोई कॉलम नहीं है, हम इसे फाइनल रिपोर्ट ही कहते हैं, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट। जहां तक मेरे संज्ञान में है, क्लोजर रिपोर्ट का कोई कॉलम नहीं है। और जब इस तरह की विवेचना मासिक अपराध की पत्रावली में आती है तो आईओ से चाहे लिखा पढ़ी में चाहे बुला के किसी भी सुपरवाइजरी लेवल का अधिकारी ये जरूर पूछता है कि भाई अभी तक तो आपने 30 साक्ष्य ये इकट्ठा किए कि ये फला ने ही अपराध किया है, अचानक 4 पर्चों में 4 केस डायरीज में आपने कहा कि साहब ये सब झूठी बात थी, अब इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी। तो वो छूटते ही किसी न किसी अधिकारी का नाम लेगा कि साहब मैं तो चार्जशीट लगाने वाला था, फला ने मुझे फोन करके बहुत डांटा और कहा कि तुम फौरन इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा के मुझे बताओ। या फिर दूसरा जो स्टेज होगी विवेचक का या उस विवेचना करने वाले का कोई न कोई निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ हो, तभी वो ऐसा कर सकता है। या तो किसी ने कहा हो, वास्तव में किसी ने कहा हो, किसी बड़े अधिकारी ने कहा हो, सुपरवाइजरी चेन में से किसी अधिकारी ने कहा हो कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, मैं जानता हूं वो बिल्कुल निर्दोष है, खबरदार इसमें आगे प्रोसीड मत करना, फाइनल रिपोर्ट लगा के मुझे बताइए। तो ये बहुत सामान्य सी बात है। ये जो लोग भी फील्ड के अधिकारी हैं और विवेचनाओं से जुड़े रहे हैं उनके संज्ञान में ऐसे बहुत ढेर सारे प्रकरण जरूर होंगे कि जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध सारे साक्ष्य 8 महीने तक इकट्ठा करके, 6 महीने तक इकट्ठा करके अचानक 15 दिन में 4-5 छोटे छोटे बहाने बनाकर अपने ही इकट्ठा किए गए साक्ष्य के विरुद्ध कुछ एफिडेविट लेकर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने जिन 13 बिंदुओं का सीबीआई के विवेचक थे श्री एजीएल कौल, जब जो बेचारे दिवंगत हो गए 2014 में, उन्होंने जो जिक्र किया है वो भी इसी तरह के छोटे छोटे बहाने प्रतीत होते हैं। पहला ये कि आरुषि का ब्लड, हेमराज का ब्लड आरुषि की बेडशीट और तकिए पर नहीं मिला, जबकि जो कारण उन्होंने 13
गिनाए हैं उसके 13वें बिंदु पर यह स्पष्ट है कि कुछ चादरें, वो चादर जिसमें हेमराज घसीट कर ले जाया गया, सर्जिकल ब्लेड, जो ओरिजिनल बेडशीट थी ब्लड स्टेन, ये सब कुछ भी मौके पर नहीं मिला या कभी नहीं मिला। बड़ा स्पष्ट है कि कहां से तकिए पर और चद्दर पर हेमराज का ब्लड मिलेगा जब उसे हटा दिया गया और सीबीआई कहती है कि वो कहीं फेंक दिया गया। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सीबीआई ने, सेकंड टीम ने, जावेद अहमद साहब की टीम ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया था, जो मैंने आपको बताया है कि ये सारा सामान, सारे ब्लड स्टेन क्लॉथ्स और सब चीजें ये लोग हत्या करने के बाद बाहर लेकर चले गए और कहीं फेंक दिया। स्पष्ट है कि घटना के बाद जब आरुषि के सारे ये सब सामान वहां से गायब हो गए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है या क्लोजर रिपोर्ट लगाने का ये कारण नहीं हो सकता। अगले बिंदु में सीबीआई ने लिखा है, यानी उस क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि हेमराज का कत्ल छत के अलावा कहीं और किया गया और छत पर लाकर उसे डाला गया, लेकिन कत्ल कहां हुआ इसके बारे में बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। मैंने बताया कि 13वें बिंदु में वो खुद ही बता रहे हैं कि सारे स्टेन साफ किए गए, पोंछे गए और दुनिया भर का काम किया गया, ओरिजिनल शीट्स गायब थी वहां पर, क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया। तो जब सब चीजें साफ कर दी गई उस कमरे में से, तो हेमराज का ब्लड कहां मिलेगा? और ये कौन सा बहुत बड़ा कारण है कि हम इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं। लास्ट में सीबीआई के दूसरी टीम के विवेचक ने लिखा है कि हम इन कड़ियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसलिए इस विवेचना को बंद करने की अनुमति दी जाए। इट इज फेल्ट दैट sufficient evidence is not available to prove the offense under section 302 201 IPC against राजेश तलवार। ये उसकी वर्डिंग है क्लोजर रिपोर्ट में लास्ट में, अगेंस्ट राजेश तलवार बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। It is therefore prayed that a case may be allowed to be closed due to insufficient evidence। बस यही बात समझ से परे है कि इतने साक्ष्यों के बावजूद ज्वाइंट डायरेक्टर श्री जावेद अहमद ने कैसे अपनी टीम को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा होगा, या कैसे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की अपनी टीम की इच्छा पर कोई प्रतिवाद नहीं किया होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि यह क्लोजर रिपोर्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो विवेचना के बंद करने के छोटे छोटे कारण दिए हैं, उन कारणों को आप देखें, आपको हंसी आएगी। ज्यादातर बिंदुओं का जवाब तो उन्हीं के बाद की बिंदुओं में आपको मिल जाएगा कि ये ब्लड स्टेन नहीं मिला, और उसकी नूपुर तलवार के जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो फोटोग्राफ उनकी बेटी ने क्लिक किए थे, उससे उसी कपड़ों को मांग कर देखा गया था, तो उसमें वो नहीं मिले थे, किसी तरह के स्टेन नहीं मिले थे। और राजेश तलवार के उसी कपड़ों को जब देखा गया था तो उसमें सिर्फ आरुषि के ब्लड स्टेन मिले थे और हेमराज का ब्लड स्टेन नहीं मिला था। उसी में यह भी लिखा है कि किस तरह से चादर, तकिया, कपड़ा, स्कूल बैग, खिलौना और किताब सब लाकर बिस्तर पर रखे गए और उसे साफ सुथरे तरीके से सजाया गया। ऐसे में हेमराज का ब्लड कहां कमरे में मिलेगा? मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि firstpost.com पर सीबीआई की पूरी क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध है, आप जरूर जाइए। बहुत अच्छी समरी उसमें विवेचक ने लिखी है, जिला पुलिस की हुई विवेचना, पहली टीम की हुई विवेचना, अपनी टीम की हुई विवेचना, किन किन बिंदुओं पर की गई विवेचना, पहले की थ्योरी क्यों गलत है, दूसरे की थ्योरी क्यों गलत है, तीसरे में कौन कौन से साक्ष्य उन्होंने इकट्ठा किए, लेकिन अंत में वो 13 छोटे छोटे बिंदु देकर ये कहा गया कि हम सभी कड़ियों को
साक्ष्य की सभी कड़ियों को हम नहीं ढूंढ पाए अपने सारे प्रयास के बावजूद भी, इसलिए हमें इसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अलाउ किया जाए। आप जैसे ही उस पूरे लेख को, पूरी क्लोजर रिपोर्ट को देखेंगे, एकदम तस्वीर आपकी आंखों के सामने साफ हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी विवेचनाओं में एक कमी जो मुझे दिखाई दी, मैं कमी कभी नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं दिखाई दी। आपको ध्यान हो, जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए जा रहे थे तब यह भी बताया गया था कि लगभग 12 बजे के आसपास आरुषि के साथ पढ़ने वाला एक लड़का अनमोल, इसने पहले उसके मोबाइल पर कॉल की, मोबाइल स्विच ऑफ आया। फिर इसने उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल की, लेकिन रिंगर ऑफ न होने के बावजूद वो फोन अटेंड नहीं हुआ। फिर उसके बाद 12:30 बजे के आसपास उसने एक एसएमएस किया, लेकिन एसएमएस थ्रू नहीं हुआ, यानी मोबाइल फोन ऑफ था। अनमोल की कॉल डिटेल में 45 दिनों में 688 बार आरुषि से बात हुई। सिर्फ एक जगह यह उल्लेख है कि सीबीआई ने 10 घंटे उससे बात की, पूछताछ की, लेकिन बाद में उसको ऐसा माना कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। 688 बार कॉल। मेरे एक सुधी श्रोता, सुधी पाठक, बहुत अच्छे जानकार, अच्छे वकील और वहीं नोएडा के रहने वाले, उन्होंने एक बात मुझे मेल में बताई। उन्होंने ये बताया कि ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन बहुत ही गरीब घर का था। इसके पिता कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। इसके घर में न एसी था न कूलर था। ये कभी किसी पड़ोसी के छत पर जहां रोशनी थी वहीं जाकर पढ़ता था। आरुषि से इसकी दोस्ती हो गई। कारण इसका यह था कि हमेशा हर एग्जाम में या हर टेस्ट में, या जो भी टेस्ट का सिस्टम है क्लास 9th 10th में, डीपीएस में, उसमें ये 95-96% नंबर पाया करता था और आरुषि 80 से 85 के बीच में रहा करती थी। तो उसने लाकर राजेश तलवार से इस लड़के को मिलाया भी और इसके बारे में बताया भी। राजेश को दया आई। राजेश ने यह कहा कि तुम हमारे यहां आकर पढ़ लिया करो, हमारे यहां एसी भी है। और यही बात आरुषि ने भी कही कि जब खाली समय हो उस समय आकर यहीं पढ़ लिया करो। इसके लिए उन्होंने हेमराज से भी कहा कि इन बच्चे को हमेशा खाने पीने की व्यवस्था करते रहिए। और वो बराबर आता रहा, उसकी मोबाइल लोकेशन भी वहां थी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इस हत्या में इसका कोई नाम रहा होगा या कोई बात रही होगी। ये आप रिमोटली, क्योंकि क्लास 9 का वो भी था, कक्षा 9th का, 13-14 साल उसकी भी उम्र उस समय रही होगी। लेकिन चूंकि वो आरुषि का सबसे अच्छा मित्र था, जो लगभग हर दिन घर में आया करता था, लगभग हर दिन, और आरुषि अपनी बहुत सी बातें उससे शेयर करती थी, बहुत सी बातें। अगर उससे अच्छे से पूछताछ की गई होती तो जरूर आरुषि किसी बात को लेकर अगर परेशान थी तो वो संज्ञान में जरूर लाता। आरुषि किसी बात को लेकर अगर उलझन में थी तो वो जरूर लाता, या फिर उन दोनों के आने जाने से या उनके मिलने से अगर कोई बात ऐसी रही होती तब भी वो लड़का जरूर पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताता। ऐसी कोई भी बात कहीं भी नहीं आई, कोई भी बात कहीं नहीं आई। आप देखिएगा कहीं आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, किसी तरह का जिक्र नहीं मिलेगा। एक बात यही मुझको खटकती है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जिसके 45 दिन में 688 कॉल हो और जिसको फैसिलिटेट किया हो राजेश तलवार ने घर में रहने की या घर में आके थोड़े समय के लिए आरुषि को पढ़ाने की, समझने की या उसके साथ पढ़ने की इजाजत दे रखी हो। हेमराज को कहा गया हो कि आप
इसको चाय पानी जो भी हो, जब भी ये घर में रहे उसको देते रहें। जरूर वो उसके मन की कोई बात, उसके मन की उलझन या उसके मन में जो कुछ, और बाद में जब इन सब चीजों को मैं लिख रहा था, देख रहा था, तो मुझे उस मेल की याद आई जो मेल 29 मई को गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया था, जिस मेल के लिए यह कहा गया था कि ये मेल रिट्रीव हुई है राजेश तलवार के डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क से। आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, वॉन्ट टू नो हाउ वन और हाउ यू फील इट। इसको तो ये बच्चा, ये लड़का हो सकता है इसके कुछ ऐसे संबंध रहे हों, बच्चा भी छोटा ही था कि 10 घंटे में उस बात को न बता पाया, लेकिन अब तो वो जवान हो गया होगा, अब बड़ा हो गया होगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग उसको जानते भी हों। मुझे पूरी उम्मीद है अब भी अगर वो सेंसिबल बच्चा, मैं समझ सकता हूं जिस बैकग्राउंड से है, वो कहीं मुंह खोलने लायक भी नहीं होगा। कोई अगर अन्यथा बात होगी तो वो किसी को बताने की स्थिति में भी नहीं होगा, लेकिन उससे अच्छी तरह से पूछताछ की जानी बहुत जरूरी थी। मैं जिन साक्ष्यों की बात कर रहा था क्लोजर रिपोर्ट में, जो एक एक करके साक्ष्य दिए गए हैं, आखिर अदालत ने उन साक्ष्यों को मान लिया, ट्रायल किया, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अंत में मैं ये और कहूंगा कि हाँ, एक चीज और ये कंक्लूड करने के पहले, मैंने पहले ही बताया था कि जो दूसरी टीम यानी जावेद अहमद साहब की टीम के विवेचक थे एडीपी मिस्टर कॉल, उनकी 2014 में सुबह 5 बजे अपने घर में हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उस समय इस केस को हैंडल कर रहे, यानी जिस समय अरुण कुमार साहब की टीम कर रही थी, उस समय जो सीबीआई के डायरेक्टर थे अश्विनी कुमार साहब, इनकी भी बहुत ट्रेजिक डेथ हो गई। 2020 में 7 अक्टूबर 2020 में वो शिमला में अपने कमरे में पंखे से लटक कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि आरओसी केस की इन्वेस्टिगेशन से इसका कोई ताल्लुक होगा, लेकिन ये दो बहुत अहम लोग थे जो हो सकता है अदालत में, हो सकता है प्राइवेट कन्वर्सेशन में, या कभी इनका कुछ बोलने का मन हो तो कभी बोल भी सकते थे। जैसे कौल साहब के बारे में हर जगह नेट में आपको मिलेगा कि उन्होंने कहा, कभी बयान में, कभी किसी बातचीत में ये कहा था कि मैं हर हाल में इसमें चार्जशीट लगाना चाहता था, लेकिन मेरे 2 अधिकारियों एसपी श्री नीलाभ किशोर और ज्वाइंट डायरेक्टर श्री जावेद अहमद साहब ने मुझे क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। वरिष्ठ अधिकारी हैं, हो सकता है उन लोगों ने ज़्यादा इसको अच्छी तरह से देखा हो और ये समझा हो कि नहीं, चेन ऑफ एविडेंस पूरी नहीं है, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट ही लगाना इसमें उचित होगा। बहरहाल जो भी हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये 2 लोग जो उस विवेचना से जुड़े थे, वो दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतनी सारी विवेचना, इतने सारे तथ्य, इतने सारे साक्ष्य, इन सब से मैं ये 100% मतलब जिसको कहते हैं शुद्ध मन से, बिना किसी बायस के ये कह सकता हूं कि आरुषि और हेमराज की हत्या राजेश तलवार ने ही की, और उनकी पत्नी नूपुर तलवार ने हत्या के बाद जो कुछ भी किया गया, जो भी साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, उन सब में राजेश तलवार का साथ दिया। मैंने पहले ही बताया कि अपराध की सूचना के बाद से ही राजेश तलवार की गतिविधियां संदिग्ध थी। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। पहला कि आप जाइए हेमराज को ढूंढिए, यहां वक्त बर्बाद मत करिए। दूसरा, राजेश तलवार के भाई का शव के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक जाना, उसके बाद वहां से आना। पोस्टमार्टम हाउस में उन्होंने जो किया, जिसके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। डॉक्टर बैटरी
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। यह भी कहा गया कि उन्होंने कई डॉक्टरों से बात कराने की कोशिश की। डॉक्टर दिनेश तलवार के बारे में जो न जान रहा हूं मैं बता दूं, वो देश के शुरुआती 2-3 सबसे बड़े कॉर्निया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत बड़े आई सर्जन हैं जिनका बहुत नाम है, बहुत नाम है इनका। और मेडिकल फ्रेटर्निटी में आज भी सीनियर और जूनियर का बहुत लिहाज है। कहीं भी अगर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास आउट 2 लोग, एक बहुत जूनियर एक बहुत सीनियर मिल जाएं, तो आप लिहाज उनका कैसे एक दूसरे करते हैं ये आप समझ सकते हैं। दिनेश तलवार, डॉक्टर दिनेश तलवार देश के सुप्रसिद्ध कॉर्निया स्पेशलिस्ट आई सर्जन और डॉक्टर सुनील दोहरे 1994 बैच के एम्स के पास आउट और 2005 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ में केजीएमसी से किया था। यानी बहुत जूनियर, अभी वो केजीएमसी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए और 2008 में उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया। उनके सामने भारी भरकम नामचीन बहुत सीनियर डॉक्टर्स खड़े हैं, कह कुछ नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। दूसरा, मैंने आपको ये बात बताई और शायद इसी जान पहचान या जूनियर सीनियर का लिहाज या उनका दबाव या मानसिक तनाव, आप ये समझ लें डॉक्टर जब तक वो लोग पोस्टमार्टम में रूम में खड़े रहे होंगे, डॉक्टर दोहरे किस तरह का मानसिक तनाव या दबाव झेल रहे होंगे, किस तरह का मानसिक तनाव या दबाव झेल रहे होंगे। इसी कारण से संभवतः जानबूझ के या लापरवाही से शायद एक बहुत बड़ी चूक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस ब्रिटिश फ्लूइड का जिक्र किया गया है उसका कोई स्वैब नहीं लिया गया। बाद में सीबीआई ने फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता से इस बात में डिटेल राय मांगी और उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश डिस्चार्ज का इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं किया गया। हो सकता है ये सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में निश्चित राय दे सकता हो। और अगला बिंदु, शव को अंतिम संस्कार ले जाते समय सारी साफ सफाई शुरू कर देना। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी किया गया। 10 महीनों से डॉक्टर तलवार के घर में काम करने वाले व्यक्ति को भाई और डॉक्टर दोनों ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। हेमराज की और आरुषि के गर्दन के निशान को सीबीआई की पहली टीम ने खुखरी से कटा होना बताया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि यह सर्जिकल ब्लेड से किया हुआ घाव है और यह सर्जिकल ब्लेड डॉक्टर्स के पास ही पाए जाने की संभावना है 95-99%। हो सकता है यह कंपाउंडर्स के पास भी रही हो, लेकिन वो इतना समय लगाकर क्राइम सीन को क्यों बदलेंगे। मैं कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह हत्या राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने की, लेकिन इस प्रकरण में ये सारे विचार मेरे निजी विचार हैं। मेरे इन विचारों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा या पार्ट नहीं बनाया जा सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे इन विचारों को या मेरी इस मेरी इन्वेस्टिगेशन पे जो मेरी जानकारी है, जो मैंने बताई है, ये शुद्ध रूप से मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इन विचारों को या इन फैक्ट्स को या इन बातों को किसी भी कोर्ट प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में ऐसा कह रहा हूँ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हैं। मैं फिर से बता दूं
इन सारी कवायद के पीछे हत्या करने वाले डॉक्टर राजेश तलवार और उनका सहयोग करने वाली डॉक्टर नूपुर तलवार ही हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ?